हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में आपको समझाया। टेम्परेचर क्या होता है ये जाना, इंसानों का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर वो कितनी डिग्री सेल्सियस होता है, कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये सारी चीज़ें जानी थी। ये वाला जो हमारा वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें तो हम लोग स्टार्टिंग में ये लेबोरेटरी वाला जो हमारा थर्मोमीटर होता है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं ना वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे हमको ठंड क्यों लगता है, गर्मी कैसे लगेगा, उसके अलावा गर्म के दिनों में ठंड कैसे लगता है, वाइट कपड़े में कैसा गर्मी महसूस होता है या ठंड महसूस होता है। यानी कि बहुत सारे हम लोग डेली लाइफ की चीज़ों के बारे में जानेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम एक्टिविटीज़ से समझेंगे। केवल आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं दिया गया है, बहुत सारे एक्टिविटी दिए गए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था स्टार्टिंग का इसका, या जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो उससे आपको याद करने में आसानी होगा। तो उन सब वीडियोज़ का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ जा करके ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 4 में क्लिक करना ना, तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस मिल जाएंगे। या ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहाँ पर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहले तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। तो देखो, ये जो थर्मोमीटर होता है ना ज़्यादातर लैब में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने घर में देखा होगा, डॉक्टर के पास देखा होगा। ये जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये लैब में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। बस सिंपल आप समझ लो, क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का हम लोग जो टेम्परेचर है वो मेज़र कर सकते हैं। जैसे जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें हम लोग 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं ना टेम्परेचर। उसी तरीके से यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लिया जा सकता है। उसके अलावा ये जो हमारा जो थर्मोमीटर होता है इसका यूज़ ज़्यादातर क्या किया जाता है पता है, लिक्विड वगैरह जो फॉर्म में, जैसे कि मिल्क हो गया या फिर पानी हो गया, इस तरीके के जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर लेने के लिए किया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखा जाता है, जैसे अगर हम लोग इससे अगर हम लोग को मेज़र करना है कोई भी टेम्परेचर, तो इसमें ये ध्यान रखना आप कि जो जैसे मान लो पानी आपने लिया तो पानी में ये थर्मोमीटर को एकदम सीधा रखना। जैसे कि हम लोग वो क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने मुँह में टेढ़ा मेढ़ा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एकदम सीधा रखना पड़ता है। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका बल्ब होता है ना, ये एकदम नोक जो लास्ट वाला पॉइंट, ये नीचे टच नहीं होना चाहिए। ये केवल पानी में ही रहना चाहिए, नीचे भी टच नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट में कहीं पर भी किसी भी साइड में ये टच नहीं होना चाहिए, एकदम बीचों बीच में रहना चाहिए। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब हमारा मरकरी जो होता है इसके अंदर का जो टेम्परेचर बताता है वो जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर वो आ गया 5 में पहुँच गया या 6 में पहुँच गया, तो जैसे ही आप उसको पानी से निकालोगे ना, इस थर्मोमीटर को पानी से जैसे ही हटाओगे तो वो जो हमारा मरकरी का लेवल रहेगा वो दोबारा से नीचे चला जाएगा, वो तुरंत पहुंच जाएगा बल्ब के अंदर। तो जैसे हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें तो ऐसा हो नहीं रहा था। उसमें जब हम लोग मेज़र कर रहे थे टेम्परेचर, तब वो तो हमारा हम लोग जैसे ही मुंह से निकालते तो हम लोग आसानी से देखते, तो उसमें हमको टेम्परेचर दिखा देता है कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है या 38 डिग्री सेल्सियस है। उसमें तो तुरंत एक्सचेंज वो नहीं होता था, ट्रांसफ़र नहीं होता था वो नीचे जा करके। लेकिन इसमें यही खासियत है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, जैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे, जैसे मान लो इसको अपने मुँह में लिया, ठीक है, मुँह में जब अपने टेम्परेचर मेज़र किया अपने बॉडी का, तो उसके बाद जैसे आप इसको मुंह से हटाओगे अपने, तो इसका जो टेम्परेचर वाला रहेगा, मरकरी वाला जो पार्ट रहेगा, वो तुरंत कम हो जाएगा, वो तुरंत बल्ब में पहुंच जाता है। ठीक, इसीलिए हम लोग कभी भी ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ अपने बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए कभी नहीं करते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में दिया गया है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, कि जो हमारा हीट है, हमारे आसपास जो आप हीट देखोगे ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो हमारा वो वाला थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं ना, उसमें एक किंक होता है। यहाँ पर आप देखोगे एक उभार दिख रहा है ना हल्का सा, इसी किंक के वजह से जो हमारा मरकरी रहता है, जो टेम्परेचर बताता है, वो जैसे ही हम लोग बॉडी से अपने हटाते हैं थर्मोमीटर को, तो तुरंत नीचे उतरने नहीं देता, तुरंत वो बल्ब में पहुँचने नहीं देता। हमको जोर जोर से इसको हिलाना पड़ता है, उसके बाद फिर जा करके हमारा ये जो यहाँ पर से मरकरी जो होता है पास हो पाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, उसमें यहाँ पर ये किंक नहीं होता, उसमें यहाँ पर एकदम प्लेन होता है। इसीलिए जैसे ही हम लोग ये जो बल्ब है उसको पानी से हटाते हैं, ऊपर करते हैं, तो ये तुरंत हमारा जो मरकरी है तुरंत नीचे चला जाता है बल्ब में। बस यही दोनों में ये डिफरेंस है। तो बस एक क्वेश्चन यही आपको दिया भी गया है कि लेबोरेटरी में और जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें डिफरेंस बताइए, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखा दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये चीज़ ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया
था कि आजकल जो है ना ये हमारा इस टाइप से जो थर्मोमीटर होता है, डिजिटल थर्मोमीटर जिसको कहते हैं, ये अब यूज़ होने लगा है। क्योंकि ये जो हमारा थर्मोमीटर होता है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसमें क्या है कि ये बहुत जल्दी आसानी से टूट सकता है। जैसे ही टकराया किसी चीज़ से टूट जाएगा। और इसके अंदर जो मरकरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला चीज़ है वो। अगर उसको बच्चे ने किसी मुंह में डाला और इसको अगर बच्चे ने चबा दिया गलती से, तो कांच तो गड़ेगा ही मुंह में, उसके अलावा जो मरकरी है उससे भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आजकल अब ये वाला थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। और आपके घर में भी ज़्यादातर अब देखो ना किसी टाइप का थर्मोमीटर दुकान से लाया जाएगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ थर्मोमीटर्स के बारे में दिया गया था जिससे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, हीट भी जो होता है ना, गर्मी, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम लोग एक फ्राइंग पैन, जैसे हम लोग कुछ भी फ्राई कर रहे हैं अगर खाने के लिए, तो आप देखना कि जो उसका पैन होता है, यानी कि जिसको हम लोग पकड़ने वाला जो उसका होता है, वो क्या होता है, पहले तो पूरा गर्म हो जाएगा फ्लेम से, वो पूरे पैन गर्म होगा, और उसके बाद जो उसका हैंडल होता है ना वो भी धीरे धीरे गर्म होता है। तो हैंडल क्या होता है कि हैंडल में हमारे पास प्लास्टिक से बनाया जाता है। प्लास्टिक से इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ताकि वो हमारा ज़्यादा गर्म ना रह सके। उसके अलावा जब हम लोग उस पेन को ज़मीन वगैरह में रखेंगे, कहीं पर भी साइड में रखेंगे ना, तो धीरे धीरे वो कूल डाउन हो जाता है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वो पहले तो गर्म हुआ, उसके बाद फिर वो ठंडा हो रहा है, तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केस द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो हीट होता है हमारा, जो गर्मी होती है, वो गर्म जगह से ठंड की तरफ चलता है। कभी भी जो हीट होता है ना वो गर्म से ठंड की तरफ चलता है, ये ध्यान रखना। इसका बहुत ज़्यादा भी आगे यूज़ होगा आपके बुक में। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। यानी कि चलिए पता लगाते हैं कि जो हीट है वो कैसे फ्लो करता है। यहाँ पर पहली भी अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ला रही है कि इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो ट्रांसफर अगर सेम रहेगा, यानी कि जो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए अगर उनका टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्या। पहली के दिमाग में ये सवाल आया है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है ये पता लगाने के लिए आपको एक एक्टिविटी 4.6 दिया हुआ है। मैं ज़्यादा इसको अभी रीड करूँगा ना तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बहुत सारे एक्टिविटी दिए गए हैं। तो देखो क्या करना है, आपको एक रॉड ले लेना है, उसमें आपको मोम, यहाँ पर देखना आप, एक सेकेंड इसको मैं बीच में ले आता हूँ, इस फोटो को कट हो जाए। ये देखो एक रॉड ले लेना है आपको लोहे का, उसके बाद आपको ना इसमें मोम चिपका देना है। ये आपको जो बीच बीच में दिख रहा है ना ये मोम है। उसके बाद क्या करना है, उसको 2 ईंटों से अगर आप दबा दो तो भी अच्छा है, अगर कुछ आपके पास स्टैंड वगैरह है उससे भी पकड़ दो साइड में तो भी ठीक है, हाथ से मत पकड़ना नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा। अब क्या करना है कि आपको एक साइड में उसकी मोमबत्ती जला करके रख देना है। तो जब मोमबत्ती से ये वाला हमारा पॉइंट जो है ना ये जब गर्म होगा ना तो धीरे धीरे जो हीट होता है ना वो आगे बढ़ते जाता है, यानी कि ट्रांसफर होते जाता है। यहाँ पर वाला जो मोम होगा सबसे पहले ये गल जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। उसके बाद इसके आगे वाला जो मोम है वैक्स है ये गल के नीचे गिर जाएगा, फिर इसके आगे वाला गल के गिर जाएगा। इससे हमको ये पता चलता है कि जो गर्मी है वो धीरे धीरे आगे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं हीट का ट्रांसफर होना। ये 2-3 तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो आप कि ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि जब कभी भी हीट जो है ट्रांसफर होता है किसी हॉट जगह से, यानी कि इधर से लेकर के उसके कोल्डर साइड में, ठीक है, हॉटर साइड से लेकर के कोल्डर साइड में जब कभी भी ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ये ज़्यादातर सॉलिड में होता है, ठीक है। सॉलिड वाले जो सामान होते हैं ना उसमें इसी तरीके से ट्रांसफर होता है हीट। जिधर हॉट होगा धीरे धीरे करके वो पूरा क्या करेगा, पूरे बॉडी को हॉट कर देगा। जैसे आप ना कढ़ाई बोलते हैं हमारे साइड, तो खाना बनाने वाला जो कढ़ाई होता है, बर्तन होता है ना, तो उसमें जैसे आप कुछ बना रहे हो तो पहले तो नीचे का एरिया गर्म होगा। यहाँ पर आपने गैस में चढ़ाया तो पहले नीचे का इलाका गर्म होगा, उसके बाद देखना धीरे धीरे ना ऊपर का भी गर्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको फिर कपड़े वगैरह से पकड़ते हैं। ये तो डायरेक्ट पकड़ेंगे तो ऊपर भी हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है और इसको ही कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो कंडक्शन यहाँ पर मटेरियल में, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप से कंडक्शन होता है। यहाँ पर एक आपको फिर से एक्टिविटी 4.7 दिया हुआ है, इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या दिया। देखो यहाँ पर छोटा सा इसको रीड कर लो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली, क्या जितने भी चीज़ें होती हैं, सामान होती है, क्या सभी आसानी से गर्म हो सकते हैं क्या। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ फॉर कुकिंग गैस हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। यानी कि जो हमारा पैन होता है खाना बनाने वाला, तो उसका जो हैंडल होता है ना वो या तो लकड़ी का बना हुआ रहता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि ये जो हमारा प्लास्टिक और लकड़ी है ना ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ये आसानी से गर्म नहीं होते हैं। अगर आप इसको पकड़ोगे तो ये हमारा ठंडी रहेगा। अगर यहाँ पर ये प्लास्टिक का लगा हुआ ना रहे या फिर लकड़ी का बना हुआ ना रहे ना, अगर ये सीधा सीधा लोहे का रहे तो आप लोहे को डायरेक्ट नहीं पकड़ पाओगे, आपको कपड़ा वगैरह से उसको पकड़ना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
क्लियर है ये चीज़। तो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी उसी चीज़ को करने के लिए दिया है हमको कि एक आप क्या करो, एक डब्बा ले लो, उसमें पानी रखना, थोड़ा गर्म पानी डाल देना और उसके बाद उसके ऊपर कुछ सामान डालना, जैसे प्लास्टिक का आपने ये ले लिया, स्केल ले लिया, लकड़ी का आपने पेंसिल ले लिया, एक मेटल का आपने क्या ले लिया, इसको स्पून बोलते हैं, स्पून ले लिया। तो इस तरीके से आप 2-3 सामान ले लो और उसको फिर पानी में डाल दो। थोड़ी देर बाद जब आप पानी से निकालना 2-3 मिनट के बाद, और फिर चेक करना कि ज़्यादा गर्म कौन सा है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेटल वाला हमारा सामान था वो ज़्यादा गर्म है, लकड़ी वाला कम गर्म होगा, प्लास्टिक वाला और कम गर्म होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको एक टेबल बना कर दिया ना 4.3, इसमें वही चीज़ लिखना है कि जो आपने सामान लिया वो क्या था। जैसे स्टील का स्पून लिया, ये किस चीज़ से बना था, मेटल से बना था, तो ये क्या हॉट हुआ क्या, तो दूसरे इंड में भी ये हॉट हो जाएगा। दूसरे इंड का मतलब है जैसे देखो इधर तो रखा है तो इधर तो हॉट होगा ही, इसमें हीट जो होगा ना ट्रांसफ़र होगा और इधर भी हल्का हॉट हो ही जाएगा। जबकि ये जो हमारा लकड़ी वाला पेंसिल था इसका एक इंड तो हीट होगा हल्का, लेकिन इधर वाला इंड में गर्मी नहीं पहुंच पाएगा, ये इधर उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। तो यही होता है हीट का कंडक्शन, इसी के बारे में आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो कंडक्शन के बारे में समझ लिया। अब देखो कि ऐसे मटेरियल जो आसानी से हीट को पास करते हैं अपने से एक पार से दूसरे पार, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टर को मैंने किया अंडरलाइन, इसको समझो कि जब हीट आसानी से पास हो जाता है एक साइड से दूसरे साइड तो उसको कंडक्टर कहते हैं। और ऐसा मटेरियल जिसमें आसानी से पास नहीं होता जैसे पेंसिल वगैरह, उसको इंसुलेटर कहा जाता है। तो बस इसी का इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप रीड कर सकते हो, मैंने आपको इजी टर्म में समझा दिया। अब आगे चलते हैं, हमारे एक दिया हुआ है 4.8, इसमें देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो 4.8 में अच्छा पानी वाला दिया है शायद, मेरे ख्याल से हाँ पानी वाला दिया है। देखो इसमें क्या कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप एक फ्लास्क ले लो, बर्तन ले लो, ठीक है, इसमें आपको पानी भर देना है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो हमारा बर्तन है इसमें आपको पानी भर लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास इस तरीके से स्टेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टेन नहीं है ट्राइपॉड इसको बोला जाता है, अगर ये आपके पास नहीं है तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको जुगाड़ बनाना है अपने से, ताकि नीचे में आप उसको गर्म करने के लिए कुछ रख सको, यानी कि मोमबत्ती रख सको या फिर कुछ और। जैसे यहाँ पर तो इसने स्टोव रखा है, स्टोव तो हर जगह मिलेगा नहीं, ये लैब वगैरह में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो मोमबत्ती वगैरह रखने ताकि इसको गर्म किया जा सके, इसलिए यहाँ पर कुछ बीच में आपको रखना है। नहीं तो ऊपर से इसको कुछ पकड़ने वाला अगर आपके पास हैंडल वगैरह है तो भी आपका काम बन जाएगा। तो देखो इसमें आप करना क्या है, आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रीड करके भी समझा देता हूँ। ये आपका एक्टिविटी दिया हुआ है कि पहले तो आप इसमें पानी डालो, है ना, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप क्या करो, जब ये गर्म होने लगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट इसके नीचे में डाल दो एकदम लास्ट में। अब आप क्या देखोगे ना कि जब आप इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालोगे, ये कलर का, ये देखो यहाँ पर आपको ये जो जला हुआ दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं पिंक पिंक कलर का, यही पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो हमको पता क्या चलता है कि ये जो हमारा पानी जब गर्म होता है तो गर्म इस एरिया में होता है, और फिर वही पानी क्या होता है धीरे धीरे ऊपर जाता है, जो गर्म हुआ है ना वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो फिर क्या होता है नीचे की तरफ आता है, और फिर ये भी गर्म होता है और फिर ये भी ऊपर जाता है। इस तरीके से ये हमारा साइकिल चलते जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है पानी, और फिर ऊपर का जो ठंडा पानी था वो नीचे आ जाता है और फिर वो गर्म होता है। इसी को हम लोग उबलना या खौलना भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो इस तरीके से जब कभी भी हीट ट्रांसफ़र होता है तो इसको ही कहा जाता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला था, एक सेकेंड कहाँ गया, हॉट वाटर राइज अप, यहाँ नीचे दिया हुआ है, कन्वेक्शन। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन किसको बोला जाता है, जब एक साइड से, एक हॉटर साइड से दूसरे हॉटर साइड में, यानी कि ठंडे जगह में जब हीट ट्रांसफ़र होता है तब उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। उसी तरीके से जब हमारा ये पानी वाला जो है, कि जब हमारा जो हीट है एक जगह से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से हमारा जो ठंडा इलाका है वहाँ से पानी नीचे आता है, तो इसको कहा जाता है हमारा कन्वेक्शन। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इससे हमको पता क्या चलता है कि जो हमारा सॉलिड है उसमें हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन की वजह से होता है, और जो हमारा लिक्विड है उसमें हीट ट्रांसफ़र हमारा कन्वेक्शन जो हमारा प्रोसेस है उसकी वजह से होता है। उसके अलावा जो हमारा एयर होता है ना, हवा, उसमें भी हीट ट्रांसफ़र होता है, और उसमें भी हीट जो है कन्वेक्शन की वजह से ही ट्रांसफ़र होता है। देखो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है 4.9। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक मोमबत्ती जला लेना है, एक हाथ आपको ऊपर साइड रखना है और एक हाथ आपको अपने बगल में रखना है। एक सेकंड इसको मैं हटा लेता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक हाथ ऊपर में रखा गया है और एक हाथ यहाँ पर नीचे में रखा गया है साइड में। तो आप क्या देखोगे कि जब थोड़ा इतना पास में भी मत रखना, जैसे ये एक्टिविटी दिया गया आपको करने के लिए, लेकिन एक्टिविटी में आपको ये ध्यान रखना है कि हाथ को इतना भी पास मत कर देना कि हाथ आपका जल जाए, थोड़े से दूर दूर में रखना। तो आप ये पाओगे ना कि जो ऊपर वाला आपका हाथ है ये जल्दी आपको गर्म महसूस होगा और बहुत ज़्यादा ये गर्म लगने लगेगा, जबकि जो साइड वाला आपका हैंड है वो धीरे धीरे आपको गर्म महसूस होगा। इससे पता क्या चलता है कि जो हमारा यहाँ पर हीट था, यहाँ पर जो एयर था ना, ये क्या हुआ, गर्म हुआ और फिर ऊपर चला गया, और फिर ऊपर वाला जो हमारा यहाँ पर ठंडा एयर था वो साइड से आकर के फिर नीचे होकर के ये गर्म हो रहा है। तो कभी भी जो हीट होता है ना इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, किसमें, सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, पानी में या फिर एयर में, दो चीज़ों में कन्वेक्शन की वजह से हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। चलिए दो चीज़ आप समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा इसके आगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या चीज़ सीखा कि जो गर्म होता है ना, जो हीट होता है वो
हमारा हीट हमारा जो ट्रांसफ़र होता है वो गर्म जगह से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये हमने जाना। अब क्या है कि जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमिनम, यानी कि वो एकदम अजीब सा चीज़ महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं पता है ना? जैसे जो इलाका समुद्र के बगल में होता है ना, उसको कोस्टल एरिया कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये काम आएगा आपके आगे चल करके। तो वहाँ जो समुद्र के बगल में, जैसे गोवा वगैरह में जो लोग रहेंगे उनको कोस्टल एरिया कहा जाएगा। गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, जो समुद्र से एकदम सटा हुआ एरिया है उसको, ठीक है। तो वहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग होता है कि दिन के समय ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी कि जो ज़मीन होता है वो जल्दी हीट हो जाता है और वाटर जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है सूरज की रोशनी से, ठीक है। अब क्या है कि अब ज़मीन जो ज़्यादा गर्म है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि गर्म की वजह से जो गर्म हवा रहेगा वो किधर जाता है? ठंडे की तरफ जाता है। तो द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप, यानी कि जो एयर होता है लैंड की तरफ वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और वो फैलने लगता है, बढ़ने लगता है। किधर? तो वो ठंड हवा की तरफ किधर बढ़ता है? तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। यानी कि देखो क्या होता है, मैं आपको फोटो से समझा रहा हूँ कि सुबह के टाइम पे यहाँ पर ये गर्मी हुआ सुबह। एक सेकेंड, आपको फोटो थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, दिन के समय क्या होता है कि इधर जो हमारा ज़मीन है ना ये जल्दी गर्म हो जाता है, पानी थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म होता है, ये थोड़ा ठंडा रहता है। तब क्या होगा कि जो गर्म वाला एयर रहेगा, इस साइड का जो एयर है वो इधर चला जाएगा ठंडे इलाका में, और जो ठंड वाला एयर है यानी कि समुद्र का जो पानी है, पानी वाला मतलब एयर आप कह लो, ठंडा वाला हवा, वो किधर आ जाएगा? ज़मीन की तरफ आ जाता है। हॉट ज़मीन की तरफ से हॉट एयर जाता है समुद्र की तरफ, और समुद्र की तरफ से सी की तरफ से ठंडी हवा आती है ज़मीन की तरफ, और इसे ही हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। जिधर से भी ठंडा हवा आएगा ना उसको ब्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पर से समुद्र की तरफ से ठंडा हवा आ रहा है, इसीलिए इसको सी ब्रीज कहा जाता है। जबकि रात में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है ये मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपने सी ब्रीज समझ लिया कि सी ब्रीज क्या होता है। अब देखो, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी, यानी कि सी ब्रीज को लेने के लिए, ठंडे हवा को लेने के लिए जो कोस्टल एरिया में घर होते हैं ना, उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं। समुद्र के अपोजिट साइड में नहीं बनाई जाती, समुद्र की तरफ बनी रहेगा तो समुद्र से क्या होगा? ठंडा हवा उनकी तरफ आएगा। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, रात के समय ये एकदम उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, यानी कि जो वाटर होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड से, ठीक है, यानी कि स्लोली होता है। इसलिए क्या होगा कि जो कूल एयर होगा लैंड का वो क्या हो जाएगा? सी की तरफ आ जाएगा, और सी का जो एयर होगा वो क्या होगा? इधर आ जाएगा। आपको मैं फिर से इसको फोटो समझाता हूँ। देखो, रात के समय क्या होगा कि ये जो हमारा समुद्र का पानी है ये अभी धीरे धीरे ठंडा होगा रात के समय, और जो ज़मीन वाला हमारा हवा था ना, इधर का जो हवा था वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा ज़मीन के साइड का हवा था, अब ये ठंडा हवा इधर चले जाएगा पानी की तरफ, और पानी की तरफ से जो गर्म हवा है वो अब आने लगेगा घर की तरफ। तो इसी को बोला जाता है हमारा लैंड ब्रीज, क्योंकि अब ठंडा हवा किधर से जा रहा है? घर की तरफ से जा रहा है, ज़मीन की तरफ से जा रहा है। तो इधर वाला गर्म हवा इधर चल गया, इधर से उड़ करके, एक सेकंड आपको नीचे वाली फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा ज़मीन वाला था इधर से अब ठंडा हवा जाने लगा समुद्र की तरफ, और समुद्र की तरफ से अब गर्म हवा जो है, क्योंकि रात में जो समुद्र होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा और जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसके बारे में और डिटेल में आप आगे चल करके समझोगे। तो यहाँ पर ये अब उल्टा हो गया, तो इसी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लैंड ब्रीज। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो सी ब्रीज हुआ वो दिन के समय हुआ, डे टाइम पे, और जो लैंड ब्रीज हुआ वो रात के समय हुआ। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं ये आप समझ करके रखना मेरे दिमाग में, ठीक है। तो ये हमारा लैंड ब्रीज सी ब्रीज कन्फर्म हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आगे आते हैं कि अब सन से दो तरीका हमने समझा कि दो तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से। तीसरा जो तरीका है वो होता है रेडिएशन से। जैसे जो हमारा सूरज है, सूरज से हम तक गर्मी पहुँचता है ना, तो वो कैसे पहुँच रहा है? वो रेडिएशन से पहुँच रहा है। तो देखो यहाँ पर हीट करते हैं, फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, यानी जो सूरज से हम तक रोशनी आता है, गर्मी आता है, वो रेडिएशन की वजह से आता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन की वजह से जो हम लोग को हीट मिलता है उसके लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर एज ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि ये कभी भी हो सकता है। अगर एक मीडियम प्रेजेंट है, हवा अगर मौजूद है तो भी होगा, नहीं मौजूद है तो भी ये पहुंचेगा। When we sit in front of a room heater, we get heated by this process। जब आप रूम हीटर के सामने बैठते हो ना, तो वहाँ भी आपको रेडिएशन की वजह से ही वहाँ पर गर्मी महसूस होता है। उसके अलावा ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम
कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। यानी कि एक बर्तन को जब हम लोग हटाते हैं गर्म से, यानी कि जैसे गैस में चढ़ा हुआ था उसको हमने हटाया तो धीरे धीरे ठंडा होता है बर्तन, वो भी रेडिएशन की वजह से ही ठंडा होता है। उसके अलावा आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाई रेडिएशन। यानी कि जो हमारा बॉडी है वो हमारे आसपास को हीट ट्रांसफर करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ना, तो मेरे अंदर से हीट निकल रहा है। उसके अलावा हमारे बॉडी जो है जब ठंड लगता है हमको तो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है हमारे आसपास में, ठीक है। तो ये जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा अगर किसी रूम में आप चले जाओ, ठीक है, गर्मी के दिन में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा लो, जैसे पार्टी वगैरह करने लगो, 5-6 लोग हो जाओ, या फिर रूम एकदम बहुत ज़्यादा भर जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है रेडिएट होता है और हमारे बॉडी से फिर उष्मा निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर और चीज़ दिया हुआ है कि ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने भी हॉट बॉडीज होते हैं, गर्म चीज़ें होती हैं, वो अपने अंदर से हीट को निकालते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी भी चीज़ में पड़ता है तो ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। यानी कि कुछ जो पार्ट होता है हीट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, कुछ पार्ट जो होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है ट्रांसफर हो जाता है। और द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। और किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, जैसे आपने गरम मान लो चाय का प्याला को अगर आपने बेड पे रखा तो बेड आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्व कर लिया। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी किया गया है कि वाई, कहाँ गया, आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। यानी कि आपको क्यों एडवाइस दिया जाता है कि आप जब धूप में जाओ तो एक अम्ब्रेला को लेकर के जाओ। क्यों लेकर के जाया जाता है, क्योंकि जो हीट होता है ना वो अम्ब्रेला से रिफ्लेक्ट हो जाता है, अम्ब्रेला में पड़ता है और उसके बाद फिर वो हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब चलो देखते हैं कि काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। यानी जो हम लोग कपड़े समर में पहनते हैं, गर्मी के मौसम में और ठंड के मौसम में, तो हम कैसे कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं और क्यों वैसा कपड़ा हमको पहनाया जाता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो होता क्या है ना कि जब हम लोग समर के टाइम पे क्या होता है, हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं। हल्का कपड़ा का मतलब क्या है, हल्का कलर वाला, जैसे कि हो गया हल्का सा पीला कलर का, वाइट कलर का ज़्यादा पहनोगे आप। देखना कि समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे वाइट कलर का कपड़ा ज़्यादा पहना जाता है, टी शर्ट वगैरह वाइट कलर के ही बनाए जाते हैं। जबकि ठंड के टाइम पे आप देखना कि डार्क कलर के क्लॉथ पहनाए जाते हैं, जैसे कि एकदम ब्लैक हो गया या फिर कुछ और डार्क कलर, डार्क ब्लू हो गया। तो ऐसा होता क्यों है, आखिर इसका वजह क्या है कि हम लोग हल्का कपड़ा से गर्मी के दिन में पहना जाता है और डार्क कलर का कपड़ा ठंड के दिनों पहना जाता है। इसका आखिर वजह क्या है, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है 4.10। 4.10 में आपको क्या है करना है कि एक 2 कैन ले लेना है। देखो इस तरीके से 2 बर्तन ले लो आप, एक को क्या करो एकदम ब्लैक कलर का पेंट कर दो और एक को व्हाइट कलर का पेंट कर दो। दोनों में भर दो पानी। मैं आपको एकदम सिंपल में समझा दे रहा हूँ, रीड करने का टाइम नहीं है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जा रहा है। तो समझो यहाँ पर कि दोनों में आपको पानी भर देना है। अब दोनों को धूप में रख दो, एकदम दोपहर के समय 12 बजे एकदम धूप में रखो। 1-2 घंटे के बाद क्या करना, अब दोनों डब्बों को पकड़ना और फिर दोनों का टेम्परेचर लेना। थर्मोमीटर से, क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा तो उससे ले लो, जिस क्लिनिकल वाले से नहीं लेना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से दोनों पानी का आप क्या कर लो, टेम्परेचर ले लो। तो आप क्या देखोगे, ये जो हमारा ब्लैक वाला कैन है ना, ये वाला, इसका जो टेम्परेचर आएगा वो ज़्यादा आएगा, जबकि व्हाइट वाले का टेम्परेचर थोड़ा सा ही भले लेकिन कम ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो व्हाइट वाला हमारा जो कलर रहता है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। जब पड़ता है लाइट इसमें ना, हीट जब आता है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, जबकि जो ब्लैक कलर है ना वो लाइट को अपने अंदर और ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। इसीलिए जो ब्लैक कलर वाला रहेगा, डार्क कलर जो रहेगा, वो जल्दी गर्म भी हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जबकि जो व्हाइट कलर वाला रहेगा वो कम गर्म होता है और जल्दी गर्म भी नहीं होता है। इसके अलावा एक और आपको 4.11 में भी सेम यही चीज़ है कि दोनों बर्तन ले लिए, दोनों का टेम्परेचर, दोनों का खौला दो पानी को और 60 डिग्री सेल्सियस कर दो। यानी कि गर्म करने के बाद उसको 60 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर कर दो और दोनों को उसके बाद रूम में ले आओ। ठीक है, दोनों जो कैन है हमारे, दोनों जो बर्तन है उसको रूम में ले आओगे। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे देखना कि वो जब ठंडा होगा ना, तो जो हमारा व्हाइट वाला है वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा और जबकि जो ब्लैक वाला है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। इसका भी वही सेम रीजन है। तो इससे हमको पता क्या चलता है कि ये जो व्हाइट है वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है। यहाँ पर देखो वही मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है यहाँ पर कि डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। यानी कि जो डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हमको विंटर के समय में डार्क कलर का कपड़ा पहनने में कंफर्टेबल फील होता है। उसके अलावा अगर दूसरे साइड हम देखें तो जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। इसीलिए हम लोग समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे जो लाइट कलर का हमारा कपड़ा होता है उसको पहनना प्रेफर करते हैं, बिकॉज लाइट कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी जो कलर आता है ना उसको वापस भेज देता है, कलर बोल रहा हूँ सॉरी, हीट को। ठीक, तो अब यहाँ पर लास्ट में एक और हमारे पास छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। यानी कि जो वुलन क्लॉथ होता है वो हमको विंटर के समय में गर्म रखता है। क्यों रखता है, तो इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या है, वो
अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। क्यों अच्छा कंडक्टर नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर, यानी कि जो वूल के फाइबर होते हैं, ऊन जो होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं उसके बीच में एयर जमा हो जाता है, और जब एयर जमा हो जाएगा तो एयर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, यानी हमारे बॉडी के अंदर से जो गर्मी निकल रहा है ना उसको ही देखो क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि स्वेटर पहनने से हमारा बॉडी ठंडा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर से जो गर्मी निकलता है, जो हमारे बॉडी से रेडिएट करता है हीट को, एक्चुअल में जो स्वेटर है ना उसको क्या करता है, हमारे बॉडी में ही रोके रहता है, क्योंकि स्वेटर के जो फाइबर होते हैं उसके अंदर में यहाँ पर ना एयर जमा रहता है, और यही एयर क्या करता है, हमारे अंदर का जो हीट निकल रहा है उसको बाहर जाने से रोकता है, हमारे बॉडी में ही चिपके रहने देता है। उससे ही क्या रहता है, हमको गर्म लगने लगता है। तो सपोज यू आर गिवन, अब यहाँ पर हमको एक लास्ट में क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा रहा है कि यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट, यानी कि आपको एक, अरे कुछ टॉपिक छूट रहा है मेरा, वो ईट वाला टॉपिक कहाँ गया भाई, यहाँ पर दिया हुआ था। अच्छा इसको चलो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा पहले। अच्छा नहीं, इसको पहले समझ लो, आप इसको समझोगे ना तभी आपसे ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म, यानी कि हम लोग अपने घर को ठंडा रखने के लिए या गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल वगैरह हो गया या फ्यूल हो गया, कोई भी चीज़ का है ना, पंखा चलाते हैं उससे हमारा घर ठंडा होता है, या फिर हम लोग आग जलाते हैं उससे हमारा घर क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाई हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि बाहर कितना ज़्यादा ठंड रहे या कितना ज़्यादा गर्म रहे, हमारे घर के अंदर उतना ज़्यादा हमको पता ना चले। ठीक है, यानी कि हमारे बाहर मौसम ठंडा है लेकिन घर के अंदर आपको आने के बाद ना उतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं होगा, ऐसा कुछ तरीका है क्या? तो दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर, यानी कि ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो जैसे भी हमने क्या सीखा यहाँ पर, ये हम लोग जो स्वेटर वाला मैं देखा, मैंने आपको समझाया ना कि स्वेटर वाला काम क्या करता है कि जो उसके जो फाइबर होते हैं उसके बीच में एयर जमा हो जाता है। ठीक है, तो वही अंदर से बाहर एयर को जाने, हमारा जो हीट निकल रहा है उसको बाहर जाने नहीं देता है, और बाहर वालों को भी अंदर आने नहीं देता है। बाहर से ठंडा हवा को भी अंदर आने नहीं देगा, अंदर से गर्म हवा को भी बाहर जाने नहीं देगा। तो अब क्या किया जाता है ना कि अगर आप एक ऐसा घर बना दो जिसमें दो वाल हो, एक तो दीवार ऐसा भी हो और उसके बाहर एक और दीवार हो, उससे क्या होगा कि बीच में एयर ट्रैप हो जाएगा, और ये एयर जो होगा सेम स्वेटर की तरह काम करेगा, और घर हमारा जो होगा मेंटेन रहेगा, उसका ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर है ना ही ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही ज़्यादा घटेगा। लेकिन अब डबल वॉल बनाने में तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय क्या है कि वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दिस डेज, यानी कि अब हम लोग घर में दो दीवार तो बना नहीं सकते, उससे जगह भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इसका एक उपाय है कि आप हॉलो ब्रिक्स ले लो, यानी कि एक ईटा होता है, ब्रिक मतलब ईटा जानते हो ना, ईटा के अंदर खोखला होता है, वो थोड़ा सा खाली होगा। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ गूगल में, रुको एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड रुको, फोटो। ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हमारा जो ईटा है इसके बीच में आपको दिख रहा है, बीच में छेद है ना, इसी में क्या होता है, हवा ट्रैप हो जाता है और हमारे घर को फिर ये बचाता है गर्मी वगैरह से, गर्मी से ही बचाएगा और बाहर के ठंड से भी बचाएगा, दोनों तरीके से ये बचाता है। इस तरीके का ईटा आजकल मिलने लगा मार्केट में, ऐसे इससे अगर आप घर बनाओगे तो आपका जो घर रहेगा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। आइए जो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया था ना उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर, यानी कि आपको ये ऑप्शन दिया जाता है ठंड के दिनों में कि भैया आप अपने छोटे भाई को या फिर मतलब आप दोनों भाई लड़ाई कर रहे हो कि मैं मोटा वाला कंबल लूँगा, मैं मोटा वाला कंबल लूँगा, तो क्या होगा कि आपके सामने ऑप्शन रखा जाता है कि या तो एक भाई मोटा वाला कंबल ले लो या फिर दो पतले पतले कंबल ले लो और उसको फिर आपस में क्या करो, ज्वाइन कर लो, एक के ऊपर दूसरा कंबल रख लो और फिर उसको ओढ़ करके सो जाओ। तो दो आपके पास ऑप्शन है, या तो मोटा वाला कंबल रख लो या दो पतले कंबल रख लो। तो आप किसको रखोगे पता है? आप अगर साइंस पढ़ लिया, यहाँ पर आपने ये चीज़ें समझ लिया, तो आप सिंपली आप क्या करना, जो पतले पतले दो कंबल है ना उसको रख लेना। उससे फायदा क्या होगा कि दो पतले पतले कंबल के बीच में एयर जो होगा वो ट्रैप हो जाएगा और फिर हमारे अंदर की जो हीट रहेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, वो ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। मोटा वाला कंबल भी काम करेगा लेकिन जो मोटा वाला कंबल है ना उससे ज़्यादा काम करेगा हमारा तो पतला पतला कंबल। तो इस तरीके से आपके पास क्या ऑप्शन है कि जो सेकंड में जो हमारा ऑप्शन है थिन ब्लैंकेट वाला, वो आप यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर देखो कंप्लीट होता है। ज़्यादा लेंथी हो गई थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि इसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी दिया हुआ था। लेकिन ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये वीडियो रहा। इसमें हमने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में जाना, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना जिनका आपके लाइफ में भी यूज़ होगा। और यहाँ पर जो अगला हमारा वीडियो रहेगा क्वेश्चन आंसर वाला, इसमें भी यूज़ होगा। अगर आपने ये हमारा टॉपिक समझ लिया अच्छे से, ये वीडियो अगर डिटेल में देखा है, तो फिर आपसे जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर का, जिसमें मैं सिंपल लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।